और जो फ्रीडम के नाम पे हम बच्चों के हाथों में गाड़ियाँ, पैसे, मोबाइल फ़ोन्स और कहीं न कहीं पॉकेट मनी को हम लोग आम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक बेसिक चीज़ बन रही है जिससे हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है। कौम के मेमार जो है मेरे ख़्याल में क्लासरूम में बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। टीचर्स हर काम में पेश रहे हैं। आप इलेक्शंस देखिए तो टीचर्स का फोरफ्रंट रहा है, आप सर्वेज देखिए तो टीचर्स का फोरफ्रंट रहा है। कोविड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जहां मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया तो हमारे टीचर्स ने काम किया। आप सबका हमारे आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स का कितना ज्यादा बोलबाला है और कई ऐसे सोशल इविल्स है जो हमारी सोसाइटी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सईद मुनीर, जो कि एक प्रोमिनेंट टीचर है डिस्ट्रिक्ट बारामूला से और काफी कुछ एक्सपोजर रखते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनीर साहब। मुनीर साहब, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स पे, क्योंकि 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, कल तो गांधरबल पुलिस ने 10 करोड़ रुपए का लगभग कोकीन रिकवर कर लिया और ड्रग पेडलर्स को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तो ऐसी कार्रवाइयां इस बहुत हमने देखी है जहां प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया गया जो इस नार्को टेररिज्म से बनाई जा रही है। तो अब क्या ओपिनियन है, मतलब किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हालांकि अवेयरनेस हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ना चाहिए वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो साजिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने नार्को टेररिज्म की बात की, इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में अगर सबसे बड़ा कोई मसला है और अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है, स्पेशली मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट के लिए भी और सिविल सोसाइटी के लिए भी, वो ये बढ़ता हुआ नार्को टेररिज्म है। बिल्कुल। क्योंकि मैं इसको टेररिज्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेररिज्म से भी ज़्यादा खतरनाक एक खतरनाक। ऐसी चीज़ है जिसने हमारी यूथ को बिल्कुल खोखला करके रख दिया है। आए दिन अगर आप देखेंगे, जहाँ पे बाकी स्टेट्स में हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं वो तरक्की की ओर गामजन हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो डिफरेंट अलग तरह के फील्ड जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं। यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि शाम को जब भी एक आम व्यक्ति भी अपने मोबाइल की हेडलाइंस खोलता है तो देखने को ये मिलता है कि बारामूला से इतना ड्रग्स पकड़ा गया, गांधरबल से इतना ड्रग्स पकड़ा गया। और उस पे भी सितम ज़रीफ़ी ये है कि ड्रग पेडलर जो लड़के हैं, जब उनके हम एज बार देखते हैं, दैट इज़ बिटवीन 20 टू 30, मतलब बिल्कुल जो हमारा युवा है, जो यूथ है, ये होता है। वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और मेरे ख्याल में ये बहुत चैलेंजिंग है और इसमें पूरा जितना भी हमारी सिविल सोसाइटी है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारा महकमा पुलिस है, या जितने भी हमारे बाकी अनसंग हीरोज़ हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे यूथ की और यहाँ पे स्टेट की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक चैलेंजिंग फैक्टर है और इस पे सबको मिलके बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बहुत बुरा जो होगा यूथ के साथ होगा आने वाले दिनों में। बारामूला में भी कुछ दिन पहले इसी तरीके की कार्रवाई हुई जहां त्रिकांजन के रहने वाले थे, उनसे ड्रग्स रिकवर किया और वो भी हॉस्पिटल की पार्किंग में। बिल्कुल, देखिए ये अलमिया है। हॉस्पिटल में लोग अपने ज़हन का इलाज करने जाते हैं और ऐसे माफिया के लोग जो हैं, जो वो मिल ड्रग्स जाते हैं। और वो अस्पताल में जा रहे हैं और ऐसी सेफ़र प्लेसेस आइडेंटिफ़ाई करके इस तरह के व्यापार को चलाया जा रहा है। इट इज़ रियली अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। कल को तो मुझे लगता है आज अस्पताल है, कल को स्कूल हो सकता है, कल को मस्जिद हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हमारे जो इस वक़्त इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्टेट में हैं, यूथ तो है ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलाके की बदनामी होती है, कम्युनिटी की बदनामी होती है, एक रियासत की बदनामी होती है। मेहमान नवाज़ी के लिए यहाँ के लोग जो हैं बहुत मशहूर हैं एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर हैविंग अ वेरी ब्रिलियंट माइंड सेटअप। अगर आप देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो हैं काफ़ी ज़हीन हैं और बहुत आगे तक जाने का उनके बीच में मादा है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें देखते हैं तो दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहीं न कहीं चैलेंजिंग भी रहता है। और किस तरफ हमारी कौम बढ़ रही है, मेरे ख्याल में सभी को मिलकर इसके बारे में सोचना अभी चाहिए। जिस तरीके से मैंने ड्रग्स की बात की, ये ऐसा वबा बन गया है, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि कई सारी अवेयरनेस हम करते हैं, रोज हम न्यूज़ देते हैं, वहां से प्रेस रिलीजेस आते हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है कहाँ पे लैक कर रहा है कि मैसेज प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं हो रहा है और लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे जो ड्रग माफियाज है? देखिए, आपने बिल्कुल बजा फ़रमाया कि हर एक महकमा अपने लेवल पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इस मैनेंस को रोकने के लिए।
चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर हम ये कहें कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, तो कहीं पे कोई कमियां नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं समझना ये पड़ेगा कि एक युवा के लिए सबसे ज़्यादा अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में घर और फैमिली जो है उसको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा। और जो फ्रीडम के नाम पे हम बच्चों के हाथों में गाड़ियाँ, पैसे, मोबाइल फ़ोन्स और कहीं न कहीं पॉकेट मनी को हम लोग आम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये एक बेसिक चीज़ बन रही है जिससे हमारा बच्चा जो है वो ड्रग्स की ओर जा रहा है। अगर पेरेंट्स बच्चे को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छा खाना दें, अच्छा कपड़ा दें, लेकिन साथ में चेक एंड बैलेंस रखेंगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यूथ के ऊपर प्रेशर रहता है और वो इस चीज़ से दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि जैसे ही हम लोग एडवांस हो रहे हैं, जैसे ही हम लोगों को फ्रीडम मिलता जा रहा है, तो बदकिस्मती ये है कि हमारा युवा जो है उस फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, बेड कंपनी में चला जाता है, और एक बार जब वो इस लत में चला जाता है और फिर आप देखते हैं कि 1 से 2, 2 से 4 ये चेन बनता है, और ये चेन अपने साथ पूरी युवा पीढ़ी को जो है ख़राब करता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि जिस तरीके के हालात है, अक्सर हम देखते हैं कि जब ड्रग पेडलर से बात होती है या किसी एडिक्टेड से बात होती है, तो अक्सर यही बहाने दिए जाते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रोल है इस ड्रग्स में? देखिए, अगर ड्रग्स करने से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, तो शायद मेरे हिसाब से मुझे तो इस सोच पे हँसी आती है, इससे एक ज़िंदगी ख़राब होती है। ड्रग्स कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुतबादिल नहीं हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और अगर आप देखेंगे आज से पहले एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बहुत कम होता था, बहुत कम एम्प्लॉइज़ होते थे। लेकिन हमारी जो पहली पीढ़ियाँ गुज़री हैं, तो हमने वहाँ पे मतलब इस चीज़ का ड्रग्स नहीं देखा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जिए हैं। कहीं न कहीं हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और मेरा ये मानना है कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि आजकल का युवा जो है उसने एक आसान-सा एक हल ढूँढ रखा है कि जब कभी भी वो इस चीज़ में पकड़ा जाता है या बुरे सोबत में चला जाता है या नार्को ड्रग्स का शिकार हो जाता है, तो फिर अपने आप को ड्रग्स करने के लिए, कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हम बेरोज़गार हैं। अगर बेरोज़गार हैं, तो क्या हम लोग वो काम करेंगे जो हमें जेल के सलाखों के पीछे लेके जाएगा? अगर हम बेरोज़गार हैं, तो हम वो काम करेंगे जिससे हम लोग समाज में बीमारियाँ या समाज में बर्बादी फैलाएँगे या यहाँ के युवाओं को बर्बाद करेंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं ये मुतबादिल नहीं है, और इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। आप देखें कि आजकल इतने मौके मिल रहे हैं हमारे यूथ को, आप स्कॉलरशिप्स के नाम पे देखेंगे। अब तो मेरे ख़्याल में कोई ये बोले कि भई रोज़गार नहीं है, तो शायद मैं इस चीज़ से इत्तेफ़ाक नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ गवर्नमेंट ने भी दे रखी हैं। सिर्फ़ ज़रूरत इस बात की है कि युवा अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करे, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नहीं है तो सिविल सोसाइटी है। और मेरे ये मानना है कि अगर आपका विज़न बहुत बड़ा है, तो कभी भी आप गलत ट्रैक पे नहीं जाएँगे, और अगर आप जाते हैं, तो आप अपने परिवार को ही नहीं, अपनी कम्युनिटी को और साथ में अपने इलाके को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। एक दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो रिसेंटली ऑर्डर रिलीज़ हुआ, क्योंकि आप टीचर हैं, तो उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ को डायरेक्ट किया गया कि जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें स्कूल्स के पर जो प्रेमिसेस होती है उनसे दूर रखा जाए और नज़र रखी जाए। क्या कुछ तबसरा करेंगे आप इस पे? देखिए, अक्सर ऑर्डर्स निकलते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर से, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं वो बाउंड रहते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करने में। लेकिन कहीं न कहीं हमें समझना पड़ेगा, टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। कौम के मेमार जो है मेरे ख्याल में क्लासरूम में बहुत अच्छे लगते हैं, जी। बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, एक कौम की नशो-नमा बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर किसी भी ऐसे ऑर्डर से कौम के बिल्डर्स की इज़्ज़त या वक़ार पे बात आ जाए, तो मेरे ख्याल में जो हमारे ऑफिसर साहिबान हैं या जहाँ कहीं से भी ऑर्डर निकला है, तो मेरे ख्याल में उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और जो आम पब्लिक है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मीडिया में भी और ख़ास तौर पे सोशल लोगों ने भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, तो ये समझ में आता है कि हर आदमी समझता है कि टीचर की डिग्निटी जो है वो बहुत बड़ी है, और टीचर्स को भी इस डिग्निटी को कायम रखना चाहिए। ऐसे ऑर्डर्स थोड़ा-सा मॉरल डाउन करते हैं टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स हर काम में पेश-पेश रहे हैं। आप इलेक्शंस देखिए तो टीचर्स का फ़ोरफ्रंट रहा है, बिल्कुल। आप सर्वेज़ देखिए तो टीचर्स का फ़ोरफ्रंट रहा है। कोविड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम किया, तो हमारे टीचर्स ने काम किया। एज़ ए मजिस्ट्रेट डिप्लॉय रहे, या कहीं पे भी क्वारंटाइन एरियाज़ में जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर्स थे, वहाँ पे ड्यूटीज़ दी। तो टीचर कभी किसी भी काम में ना नहीं करते हैं। वैसे भी हम स्कूल्स के अंदर भी हम लोग रखवाली करते हैं, बच्चों की करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन
इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ और थी, और जिस तरीके से आर्डर को इंटरप्रेट किया है लोगों ने समझा, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा-सा तज़ाद हुआ है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कहीं आर्डर आता है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं टीचर की डिग्निटी पे सवाल उठता है, और टीचर की डिग्निटी को बचाने के लिए सबको काम करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। अगर हम उड़ी इलाके की बात करें तो रिसेंटली यहाँ से एक यूपीएससी क्वालिफायर भी निकले जिन्होंने उड़ी का नाम रोशन किया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है ताकि इन फ्यूचर ऐसी ही कामयाबियाँ देखने को मिले? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है। माशाल्लाह हमारे तहसील उड़ी से पहले भी बहुत सारे केस ऑफ़िसर्स निकले हैं। लेकिन इस बार राजा अज़हर खान जो कि बिहामा से है और उन्होंने यूपीएससी क्वालीफ़ाई किया, तो ये पूरी उड़ी सब डिवीज़न के लिए मेरे ख़्याल में एक प्राउड मोमेंट है, और कहीं न कहीं हमारी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। ये सिर्फ़ ये दर्शाता है कि अगर आप हार्ड वर्क है करेंगे, आप डिटरमाइंड रहेंगे, तो कोई भी चुनौती जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ आपने उसके ऊपर काम करना है। मेरे ख़्याल में अगर आप कमियाँ देखेंगे, तो अगर मैं कमियाँ गिनने पे आऊँ तो हमारे बच्चों के टैलेंट में कमी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कमियाँ ज़रूर हैं। हमारे यहाँ आज भी कोई अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, जहाँ पे बच्चों को ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो या कोचिंग हो। बच्चों को कोचिंग के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ता है या जम्मू जाना पड़ता है। हालाँकि हमारा सब डिवीज़न बहुत बड़ा एरिया है, तो करीम क्लास के जो लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो या जो एम्प्लॉइज़ हैं, कहीं न कहीं वो तो अफ़ोर्ड कर पाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ़ द बल्क है यहाँ पे उड़ी में, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल जो हैं, मतलब या तो लेबर्स हैं या तो फार्मर्स हैं, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तो उनके बच्चों के लिए थोड़ा-सा ये मुश्किल हो जाता है इन अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा-सा गाइडेंस एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे होना चाहिए, बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, और जितने भी हमारे लोग आला ओहदों पे फ़ाइज़ हैं, हमारे केस ऑफ़िसर्स हैं, हमारे जो अभी रिसेंटली आईएएस ऑफ़िसर्स गए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको मेरे ख़्याल में उनका एक ज़िम्मेदारी बनती है, वो सब डिवीज़न के रहने वाले हैं, कि उनको इस चीज़ में पहल करनी चाहिए, अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, कि उन्होंने तो इसी ज़मीन में रह के अपना नाम ऊँचा किया है, और वो एक कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस में भी हमारे बहुत ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफायर्स पैदा हों, और बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे जो हैं वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाके सक्सेस हासिल करें। उड़ी के कल्चर की अगर हम बात करें तो जो पुराना कल्चर था जम्मू कश्मीर का वो अभी भी आजकल उड़ी में देखने को मिलता है, लेकिन बाकी जगहों पे वो मौजूद नहीं है। अब धीरे-धीरे वहाँ से वो ख़त्म हो चुका है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, माशाल्लाह वी आर नोन बाय आवर कल्चर। हम लोग पहाड़ी हैं, और पहाड़ी कम्युनिटी ने माशाल्लाह आज तक अपना कल्चर जो है वो बचा के रखा है, और ये बड़ा खुशाइन कदम है। मेरा ये मानना है, हमारी पहचान हमारे कल्चर हेरिटेज से है। उड़ी में अगर आप देखेंगे आज भी जिस तरीके से पुराने ज़माने में हमारे जो रस्म रिवाज होते थे, आज भी वो कायम है। हालाँकि 100% नहीं है, कहीं न कहीं यहाँ पे भी मिक्सिंग हो गई है। अगर आप देखेंगे कि बाहर का कल्चर हमने भी कहीं ऑप्ट कर लिया है, लेकिन कोशिश यहाँ पे अभी भी यही है कि हमारे अपने कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, जिसमें हमारी पहाड़ी ज़बान है, हमारा पहाड़ी एक मतलब अलग एक कल्चर है। उसको प्रमोट करने के लिए मेरे ख़्याल में यहाँ के जो लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, या हमारे जो लोकल फ़ोक सिंगर्स हैं, या जो हमारे पुराने लोग हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ अभी भी यहाँ देखने को मिलती है, इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आज भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे मादरी ज़बान को इग्नोर किया जाता है। जी। हालाँकि हम लोग एसटी सर्टिफ़िकेट माँगते हैं कि हम लोग पहाड़ी हैं, हम लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं, लेकिन हमारा बच्चा अभी भी कई जगहों पे मैं देखने को मिला है कि हमारा बच्चा मादरी ज़बान जो है बोल नहीं पाता है। तो प मेरे ख़्याल में ये समझना पड़ेगा कि जहाँ हम बाकी लैंग्वेज को फ़रोग़ देते हैं, तो हमें अपनी ज़बान को भी इम्पोर्टेंस देनी प्रमोट चाहिए। करना चाहिए। उसमें लोगों को बढ़-चढ़ के सामने आना चाहिए, किताबें लिखनी चाहिए, और बच्चों को उसी ज़बान में बात करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक आप बाहर बाकी इलाकों की बात करेंगे, शायद मैं उस पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि श्रीनगर में या बारामूला में कल्चरल लेग है या नहीं है। लेकिन खुशी इस बात की है कि अभी भी हमारा वो कश्मीरी रूफ़, या जी। हमारा भी वो अभी भी मैं जब देखता हूँ, हमारा वो तबकनाड़ जिसको आप कहते तबकना हैं, जी, जी। हाँ, तो या बाकी हम लोग हमारी जो मेहंदी के टाइप के रिचुअल्स हैं, तो कहीं न कहीं अभी भी वहाँ पे है। लेकिन जिसको आप बोलेंगे मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कुछ पंजाब से ले ली हैं, कुछ दिल्ली से ले ली हैं, कुछ बाहर से ले ली हैं, तो उसने थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ कर दिया है कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे इस कल्चर को। लेकिन चलिए, मॉडर्नाइज़ेशन है, वक़्त बदल रहा है, तो ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन कहीं न कहीं प्राउड करना चाहिए अपने कल्चर के ऊपर, और उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। यहाँ पे अभी भी हम देखते हैं उड़ी के जो ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पे आज भी वो लोग जड़ी-बूटियाँ निकालते हैं और उनको फिर दवाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
देखिए, मेरे ख्याल में अगर आप ये देखेंगे कि ये जो देसी इलाज है, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, चूँकि आजकल हमने अंग्रेज़ी दवाइयों पे हमारी जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। डिपेंडेंट हो और गए आप जी। देखेंगे कि कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे भी तो उनका असर जो है ना देसी जड़ी-बूटियों के मुकाबले में बहुत कम रहता है। और एक आम आदमी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता कि चलिए आज गोल्डन कार्ड्स हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ़्त दस्तयाब हैं, व्हाट्सोएवर। लेकिन जड़ी-बूटियों में मेरे ख़्याल में एक अलग ही शफ़ा रहती है। और मेरे ख़्याल में हमारे पुराने बुज़ुर्ग तो इस चीज़ से ज़्यादा वाक़िफ़ हैं। पहले ज़माने में अगर किसी को लग जाती थी तो आप देखें हड्डियाँ टूट जाती थी, तो जड़ी-बूटियों से वो चीज़ हाथों हाथ ठीक कर दी जाती थी। आज आप देखें कि हमें मतलब हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक मैकेनिज़्म को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए ये भी ठीक है, ज़माना बदल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आजकल के युवा से अगर आप पूछेंगे जड़ी-बूटियों के बारे में तो शायद मेरे ख़्याल में पता नहीं वो होगा। तो उसको मालूम ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन पुराने बुज़ुर्गों में अभी भी वो चीज़ है। मुझे अभी याद है मेरे वालिद मोहतरम बताया करते हैं चोरा, रत्ना, गुगलतूफ, ये कुछ ऐसी किस्म की मतलब चीज़ें हैं जो वो जंगल से निकाल के लाते हैं। हमारे लिए तो मतलब वो एक मैं लेमैन्स की भाषा में बोलूँगा कि इफ आई कैन सी दैट मैं उसको देखूँ तो मैं समझ ही नहीं पाऊँगा कि ये क्या है, क्या है? बट उनके लिए वो बहुत कॉस्टली है। और आप देखें कि पुराने ज़माने में लोग बड़े हट्टे-कट्टे होते थे, लोगों की सेहत बहुत तंदुरुस्त रहती थी और उनकी अगर आप उम्रें देखेंगे 80 साल, 90 साल का बंदा भी जो बिल्कुल जवान रहता था। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि देसी खुराक थी, जी, देसी ग़िज़ा थी और देसी दवाइयाँ थी। और जब से हम लोग मार्केट पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारी खुराक मार्केट पे, हमारी ग़िज़ा मार्केट पे, हमारी दवाई मार्केट पे, तो नतीजा आपके सामने है कि बीमारियों का फुकदान इतना है कि आप अस्पतालों में जाओगे तो आपको मतलब कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। और किसी भी घर में आप जाएँ तो आप देखें कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं तंदुरुस्त हूँ। बीमारियाँ हैं तो मतलब देसी इलाज भी कहीं न कहीं अभी भी पहाड़ों में है। और पहाड़ी लोगों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि हमें अपने इस चीज़ को भी कंटिन्यू करना चाहिए और इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज जो है वो बराबर रखनी चाहिए। हार्ड वर्क नेवर फेल्स। अगर आपके अंदर विल है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो देर से ही सही उसका समर जो है, उसका फल जो है वो डेफ़िनेटली मिलता है। आकिब नबी केवल नॉर्थ कश्मीर के नहीं लिए बल्कि मैं बोलता हूँ पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और हम तो उसकी फैमिली को और जितने भी उसके कोर्स हैं, फ्रेंड्स हैं और पूरे एंटायर जम्मू एंड कश्मीर को उसके लिए मुबारकबाद देते हैं। बहुत मेहनत की उसने और बहुत डिटरमिनेशन से काम लिया। अपना नाम तो बनाया, अपनी फैमिली का नाम बनाया, जम्मू एंड कश्मीर को प्राउड किया और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि आकिब नबी के आईपीएल में जाने से व्यक्तिगत रूप पे आकिब नबी कितने आगे जाएँगे वो एक अलग बात है। लेकिन आकिब नबी की वजह से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कितने युवा जो है वो साथ हो जाएँगे और कितने लोगों युवाओं के अंदर एक स्पिरिट ऑफ सपोर्ट्स जो है वो पैदा हो जाएगा। मेरे ख़्याल में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से जब हमारे बच्चों के अंदर सपोर्ट्स को लेके एक अलग ही एंथुसियाज़्म डेवलप हो जाएगा और बच्चे जो है स्पोर्ट्स की ओर राग़िब हो जाएँगे। पहले एक परवेज़ रसूल थे, फिर हमारे राशिक सलाम जी चले गए, फिर उसके बाद हमारे उमरान मलिक चले गए। इस बार हमारे 6 लोग चले गए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि 12 लोग हो जाएँगे। तो जब युवा सपोर्ट्स की तरफ राग़िब हो जाएगा, तो कहीं न कहीं जो आपने मुझसे पहला सवाल किया था कि अगर ड्रग्स को हटाना है, तो सपोर्ट्स इन ड्रग्स आउट। ये मेरे ख़्याल जी, में एक इम्पोर्टेंट एक इसका एक लिंक बन जाता है। तो जब आप ऐसे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो एम्बेसडर्स बनते हैं, तो मेरे ख़्याल में इनकी कामयाबी केवल इनकी व्यक्ति कामयाबी नहीं होती है, पूरी कौम की कामयाबी होती है। आई विश बेस्ट ऑफ लक कि अल्लाह करे वो आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें और उसके बाद उनकी हम तो देखना चाहेंगे कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर को वो हमारी इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करें, इंडिया टीम की जर्सी पहने। ये हम सबका ख्वाब है और जितने भी हमारे बाकी टैलेंट हैं यहाँ पे इंशाल्लाह उनको भी मौका मिले। यही तो इस कंट्री की खूबसूरती है कि टैलेंट को मौका मिलता है। आप देखिए कि उस बच्चे में टैलेंट था एंड ही वेंट। और जी, अगर हमारे बाकी बच्चे जो है कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूँ तो हमारी उड़ी में भी बच्चों में क्रिकेट को लेके पैशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आकिब नबी की अगर हम बात करें बारामूला की, सोपोर की, श्रीनगर की या हम लोग साउथ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे अच्छे-अच्छे स्टेडियम्स हैं। लेकिन हमारी उड़ी में अभी भी इस चीज़ का फुकदान है। हमारे बच्चों में टैलेंट है लेकिन यहाँ पे अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको वही पुराने दौर का वो गली गली क्रिकेट गली देखने को क्रिकेट मिलेगा। देखने को मतलब मिलेगा। कहीं रोड्स पे बच्चे खेल रहे हैं, कहीं प्ले फील्ड्स है नहीं तो मतलब फील्ड्स में जाके बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे ख़्याल में उड़ी में भी प्लेग्राउंड्स को बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और बच्चों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए जितने भी स्टेप्स उठाने चाहिए
वो उठाने चाहिए। एक बार हमारा बच्चा जब स्पोर्ट्स की तरफ आगे हो जाएगा, हालाँकि मैं आपसे कहूँ कि हमारी पुलिस ने, हमारे आर्मी ने या हमारे यहाँ के जो लोकल गवर्नेंस है, इन्होंने बहुत अच्छी कोशिशें की हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं। इवन यहाँ पे कि परसों उड़ी ब्रिगेड ने अंडर 19 बच्चों का टूर्नामेंट करवाया यहाँ पे। तो कोशिशें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं हैं। सिविल सोसाइटी को, बाकी लोगों को भी बढ़-चढ़ के सामने आना चाहिए, ताकि हमारे सब डिवीज़न से भी बच्चे निकलें और न केवल उड़ी को रिप्रेज़ेंट करें, जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेज़ेंट करें, कल को जाके हमारी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करें। तो जब हमारा बच्चा उस लेवल पे पहुँचेगा ना, तो डेफ़िनेटली जो आज आप देख रहे हैं कि आज बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, आज बच्चे चरस गांजा लेके घूम रहे हैं, तो हम बच्चों के हाथ में बैट देखेंगे, हम बच्चों के हाथ में कलम देखेंगे, हम बच्चों के हाथ में सक्सेस देखेंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मेरी उड़ी जो है या जो सब डिवीज़न है, और न केवल उड़ी बल्कि मैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँगा, इंशाअल्लाह रहमान, जो हमारा एक मकसद है कि जम्मू एंड कश्मीर खुशहाल जम्मू एंड कश्मीर हो, तरक्की याफ्ता जम्मू एंड कश्मीर हो, तो शायद वो तभी हो पाएगा जब हमारा बच्चा ड्रग्स से बाहर निकलेगा, किताबों की तरफ राग़िब होगा, सक्सेस की तरफ राग़िब होगा और उसकी एक सही नशो-नमा होगी। तभी जाके हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की नशो-नमा को बदल सकते हैं। हमें डॉक्टर्स पैदा करने हैं, इंजीनियर्स पैदा करने हैं, आईएएस ऑफ़िसर्स पैदा करने हैं, अच्छे टीचर्स पैदा करने हैं, अच्छे इंसान पैदा करने हैं, और उसकी ज़िम्मेदारी मेरे ख़्याल में माँ-बाप की बात टीचर्स के ऊपर ज़्यादा आयद होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर हूँ। सिविल सोसाइटी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी पैदा होती है। मीडिया के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है। माशाअल्लाह मैं कई बार देखता हूँ कि मीडिया अपना काम बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज़ से कर रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ को हाइलाइट कर रहा है, लेकिन आम व्यक्ति को भी चाहिए कि वो उस चीज़ में बढ़-चढ़ के हिस्सा ले और अपने युवाओं की खातिर और आने वाली इस पीढ़ी के खातिर अपना योगदान दे, ताकि कल को जब ये पीढ़ी कामयाब हो, तो वो भी घर पे बैठ के फ़ख्र से कहे कि इसकी कामयाबी में मेरा भी योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल को जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनको भी प्राउड फील हो कि उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है, उन्होंने हमारे मुल्क को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है। फिलहाल आपसे रुखसत चाहेंगे, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।